तो हम बात करते हैं यार 13 अगस्त के करंट अफेयर माइंड मैप्स की। तेरह अगस्त में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे न्यूज़ में रही थी उसकी बात करते हैं। 13 अगस्त की डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक है यार, जो कि यहाँ पे न्यूज़ में था, सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे जो बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 है, ये न्यूज़ में था। इसके बारे में बात करें, बैंकर्स बुक एविडेंस बिल बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 की बात करें, सबसे पहले तो बिल के बारे में बात करें, अबाउट द बिल। तो ये बिल है क्या यार? सो बिल के बारे में बात करें, अबाउट द बिल, तो बिल जो है लाने का पर्पस क्या था? पर्पस इज टू मॉडर्नाइज जो बैंकिंग रिकॉर्ड एविडेंसेस हैं उसको मॉडर्नाइज करने के लिए इसको लाया गया। टू मॉडर्नाइज बैंकिंग रिकॉर्ड एविडेंसेस, ठीक है, बैंकिंग में एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किया जाए उसको यहाँ पे मॉडर्नाइज करने के लिए लाया गया। एंड यहाँ पे इसने रिपील किया जो बैंकर एविडेंस एक्ट था 1891 का, उसको यहाँ पे रिपील किया जा रहा है। इट रिपील्स बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट ऑफ 1891। इसका स्टेटस की बात करें तो इट इज़ पास्ड बाय लोकसभा यार, अभी यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए था, अभी ये पास बिल जो है वो पास किया गया लोकसभा का, अभी एक्ट नहीं बना है ना। ये जो बैंकर्स बुक एविडेंस बिल है अभी, ठीक है, एक्ट नहीं बना है। जब दोनों जगह पास किया जाएगा, प्रेसिडेंट असेंट दे देगा, तो उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। सो स्टेटस मीन्स इट इज़ करेंटली पास्ड बाई लोकसभा एंड इट फोकस ऑन वर्ड डिजिटल कंपेटिबिलिटी के ऊपर ये फोकस करता है। ओके, बाकी जो ये बैंकर्स बुक है इसका स्कोप क्या है यार? स्कोप की बात करें, स्कोप की बात करें स्कोप ऑफ बैंकर्स बुक है ना, एक तरह से एक ट्रेडिशनल रिकॉर्ड जो है, जो ट्रेडिशनल रिकॉर्ड्स हैं, है ना, इनको यहाँ पे जो लेजर्स हैं जिन्होंने लोन लिया है, लेजर्स उनको रिकॉर्ड करेगा यार। डे वर्क को यहाँ पे, जो डे बुक है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। एंड कैश बुक जो है ये सबको यहाँ पे ट्रेडिशनल जो रिकॉर्ड्स होते थे इसको तो ये लेगा ही लेगा, सब कुछ रिकॉर्ड करेगा ही करेगा। डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं ना, उसमें डिजिटल रिकॉर्ड्स के अंदर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो डिजिटली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सबको भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। हमने स्कोप की बात की यार, बाकी जो की प्रोविजंस है यहाँ पे उसके बारे में बात करें,
की प्रोविजंस, तो सर्टिफाइड कॉपी दिया जाएगा एज एन एडमिसिबल एविडेंस यार। सर्टिफाइड कॉपीज एज एडमिसिबल एविडेंस। ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है इज नॉट रिक्वायर्ड इन कोर्ट। ओरिजिनल रिकॉर्ड नॉट रिक्वायर्ड इन कोर्ट। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज लोकसभा ने पास किए जो बैंकर एविडेंस बिल 2026 है, इसको लोकसभा ने पास किया, इसीलिए न्यूज़ में था यार। ठीक है, की प्रोविजंस के बाद जो लीगल रिकॉग्नाइजेशन है डिजिटल इंफॉर्मेशन का वो मिलता है यार इससे। लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, जो मतलब एक तरह से फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो एक तरह से कम होता है इससे। इट रिड्यूस, है ना, बैंकर्स बुक एविडेंस बिल जो है इट विल रिड्यूस व्हाट, इट विल रिड्यूस द फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ये रिड्यूस करेगा। सो रिडक्शन इन फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे इस रिफॉर्म को लाने का कारण क्या था, व्हाट इज द रैशनल फॉर द रिफॉर्म यार। रैशनल फॉर रिफॉर्म की बात करें तो देखो भाई, जो 1891 का जो लीगल फ्रेमवर्क है पुराना हो चुका था यार, तो उसको रिप्लेस किया इसने। आउटडेटेड 1891 लीगल फ्रेमवर्क को रिप्लेस किया। रैपिड एक्सपांसन जो हो रहा है डिजिटल बैंकिंग का, उसको देखते हुए इसको लाया गया यार कि जो डिजिटल बैंकिंग में रैपिड एक्सपांसन है, अगर हम कागज़ से स्टोर करने लगे तो हम इतना स्टोर नहीं कर पाएंगे। सो जो रैपिड एक्सपांसन हो रहा है डिजिटल बैंकिंग का, उसको देखते हुए ये हमारे पास बैंकर्स बुक एविडेंस बिल लाया गया। इसी ये रिड्यूस करेगा यार जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है उसको। है ना, फास्टर लिटिगेशन में हेल्प करेगा। इट विल फैसिलिटेट फास्टर लिटिगेशन। बाकी जो इसके अंदर की कंसर्न्स हैं उसके बारे में बात करें, की कंसर्न्स क्या है यार। देखो, ऑथेंटिसिटी का एक रिस्क रहता है, मैनिपुलेशन का रिस्क रहता है, ऑथेंटिसिटी एंड मैनिपुलेशन रिस्क। डिजिटली कोई भी यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा ब्रीचेस के यहाँ पे कंसर्न्स रहते हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा ब्रीचेस के कंसर्न है। प्राइवेसी, जो सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा है उसका प्राइवेसी इश्यूज हमको देखने को मिल सकते हैं यार। प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा, ये कंसर्न है। एंड जो इम्प्लीमेंटेशन एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी अभी हमारे पास उतना है कि नहीं, ये भी एक कंसर्न है यार। ठीक है, बना देंगे, ला देंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं, इतना हमारे पास टेक्निकल कैपेसिटी है कि नहीं। सो ये सब कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स रखने से कुछ नहीं होता, हर चीज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स होते हैं। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, क्या करने की ज़रूरत है अपने को यार। वे फॉरवर्ड की बात करें तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड बनाना होगा। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। साइबर सिक्योरिटी को एनहांस करना होगा, एनक्रिप्शन को एनहांस करना होगा। वी नीड टू एनहांस
साइबर सिक्योरिटी एंड एनक्रिप्शन। जो प्रोसीजर फॉर डिजिटल एविडेंस है उसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है यार। वी नीड टू स्टैंडर्डाइज procedures for digital evidence, है ना। टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। टेक्निकल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स को एक तरह से रोबस्ट करना होगा अपने को। वी नीड अ रोबस्ट प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026। वो की न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज रिसेंटली लोकसभा हमने इसको पास किया है। बिल है, लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर एक्ट बन जाएगा, पास होगा तीनों जगह। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डिलिमिटेशन इन इंडिया की, है ना। जो यहाँ पे मेन तो तमिलनाडु के असेंबली ने पास किया रेजोल्यूशन यार, जहाँ पे जो 543 लोकसभा सीट्स हैं उसको रिटेन किया गया, एंड जो करंट प्रोपोर्शन ऑफ इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स जो है उसको यहाँ पे रिटेन करने की बात की गई। तो इसके वजह से न्यूज़ में था यार। डिलिमिटेशन के बारे में हम बात करें, डिलिमिटेशन इन इंडिया। सो डिलिमिटेशन के अंदर किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था, तमिलनाडु के यहाँ पे जो 543 को यहाँ पे रिटर्न करने के ऊपर जो असेंबली ने पास किया रेजोल्यूशन यार। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द कोड डेफिनेशन एंड बेसिक्स की रिगार्डिंग डिलिमिटेशन। सो कोड डेफिनेशन एंड बेसिक्स की बात करें तो डिलिमिटेशन का मतलब क्या है, जो इलेक्टोरल बाउंड्रीज हैं उसको रीड्रॉ करना, चेंज करना, बदलना, ठीक है। व्हाट इज डिलिमिटेशन यार, इट मीन्स रीड्रॉइंग ऑफ इलेक्टोरल बाउंड्रीज। एंड ये एक तरह से ये जो डिलिमिटेशन है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब इक्वल पॉपुलेशन जो है वहाँ पे जाए, वहाँ पे रिप्रेजेंट हो, इस चीज़ को ये इंश्योर करने के लिए डिलिमिटेशन किया जाता है। तो डिलिमिटेशन क्यों किया जाता है, टू इंश्योर ब्रॉडली इक्वल रिप्रेजेंटेशन। एंड किस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस क्या है, डिलिमिटेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस कहाँ पे डिलिमिटेशन के बारे में बात किया गया है, आर्टिकल नंबर 82 एंड 170 के अंदर यहाँ पे डिलिमिटेशन के बारे में बोला गया है। बाकी डिलिमिटेशन कौन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि स्टेबलाइज कौन करता है, पार्लियामेंट यार। एंड इसका ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी established by Parliament, and the order of delimitation commission cannot be challenged in court. Orders cannot be challenged in court. हिस्ट्री में अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन कब यहाँ पे डिलिमिटेशन हुआ है, तो देखो भाई 1952 में हुआ, फिर 10 साल बाद 1962 में हुआ, फिर 10 साल बाद 1972 में हुआ, फिर 2002 में हो। उसके बाद से डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है, रोक दिया गया है।
मेन यहाँ पे नियम क्या था, तमिलनाडु का जो डिमांड था इसके ऊपर मेन चीज़ें यहाँ पे न्यूज़ में थी यार। सो तमिलनाडु ने क्या बोला, तमिलनाडु का डिमांड क्या है कि जो थी फ्रीज कर दो यार, 543 लोकसभा सीट में इसको फ्रीज कर दो, ये बोला गया यहाँ पे, फ्रीज सीट्स एट 543। एक करंट इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करना, अभी का जो चल रहा है उसी को मेंटेन करो, करंट इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन हमको, मैं इसने बोला यहाँ पे तमिलनाडु का डिमांड है कि यहाँ पे मेंटेन करना, अभी का जो 2.2:1 जो है लोकसभा इस टू राज्यसभा का जो रेशियो है इसको मेंटेन करने का डिमांड रखा। एंड यहाँ पे इमीडिएट 33% रिजर्वेशन होना चाहिए वुमेन का, ये यहाँ पे डिमांड रखा तमिलनाडु ने लोकसभा के अंदर और सब जगह यहाँ पे डेमोक्रेसी में इमीडिएट 33% वुमेन रिजर्वेशन का डिमांड रखा। सो एंड 2026 के अंदर जो लेजिस्लेटिव पैकेज है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 131st अमेंडमेंट बिल है वो फेल कर गया, डिलिमिटेशन बिल जो है 2026 का वो आया एज ए लीगल फ्रेमवर्क, एंड यूनियन टेरिटरीज लॉज जो है अमेंडमेंट बिल लाया गया। ये 2026 के अंदर जो लेजिस्लेटिव पैकेज हुए, जो चीज़ें हुई उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, 2026 में क्या क्या हुआ ना, तो यहाँ पे जो डिलिमिटेशन बिल 2026 में यहाँ पे आया था, 3 बिल लेजिस्लेटिव पैकेज के तौर पे यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया, जो तरह से डिलिमिटेशन को एनेबल करेगा एंड वुमेन रिप्रेजेंटेशन लाएगा, मतलब वुमेन रिजर्वेशन लाएगा बिफोर 2029 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसके पहले। एंड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 लाया गया, ये अमेंड करेगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को टू एनेबल व्हाट, जो डिलिमिटेशन एंड चेंजेस इन द लोकसभा स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे हम बात करें अबाउट 2026 लेजिस्लेटिव पैकेज की, लेजिस्लेटिव पैकेज इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल लाया गया है ना, बट ये जो 131st अमेंडमेंट बिल है फेल टू ऑब्टेन द कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी इन लोकसभा, इसको 2/3 मेजोरिटी नहीं मिला, इट फेल्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2/3 मेजोरिटी चाहिए बट इट फेल्स। उसके बाद एक डिलिमिटेशन बिल 2026 का जो आया, इट प्रोवाइड फॉर द लीगल फ्रेमवर्क फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा एंड जो असेंबली सीट्स एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको रीएडजस्टमेंट के बारे में इसने एक तरह से लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बताया यार। डिलिमिटेशन बिल 2026 एक लीगल फ्रेमवर्क बताता है। उसके बाद जो यूनियन टेरिटरी लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 जो है वो करस्पॉन्डिंग चेंजेस करता है फॉर द यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल। बाकी जो कॉन्टेंशियस फैक्टर है जहाँ पे एक तरह से लड़ाइयाँ हो रही हैं जिस मैटर पे, जो कॉन्टेंशियस फैक्टर है वो कौन सा है यार, कॉन्टेंशियस फैक्टर के अंदर जो पॉपुलेशन कंट्रोल डिलेमाज हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल
डिलेमा जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइक साउदर्न स्टेट जो है सक्सेसफुली स्टेबलाइज हो चुके हैं बिकॉज पॉपुलेशन कंट्रोल कर चुके हैं। बाकी यहाँ पे जो रिड्यूस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जो रिस्क है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल पेनल्टी के तौर पे यहाँ पे एक तरह से वो उनको उनके लिए समझ आया यार पॉपुलेशन कंट्रोल के तो पेनल्टी लगा कि उनको कम रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो ये एक तरह से डिलेमा यहाँ पे देखने को मिला ये कंटिशियस फैक्टर के अंदर। साउदर्न स्टेट्स सक्सेस इन स्टेबलाइजेशन risk of reduce political representation perceived as political मतलब population control penalty यार डिलिमिटेशन हो रहा है। इट इज perceived as population controlled penalty। बाकी जो फेडरल इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हैं, फेडरल एंड इकोनॉमिक कंसर्न के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर जो है ना, बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट बिटवीन द रीजन्स यार, बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट बिटवीन द रीजन्स, जो वेटेज है ऑफ इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट उसका एक यहाँ पे कंसर्न रहता है। वेटेज ऑफ इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का वेटेज रहता है ना। जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है रिवॉर्ड करना, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ये भी ज़रूरी है यार। तो एक फेडरल इकोनॉमिक कंसर्न है। बाकी डिलिमिटेशन के जो आर्ग्यूमेंट्स है डिलिमिटेशन करना ही चाहिए, उसके अंदर अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स फॉर डिलिमिटेशन, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डिलिमिटेशन की बात करें तो अपने को स्ट्रेंथन करना होगा 1 पर्सन 1 वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए डिलिमिटेशन बहुत ज़रूरी है यार। वी नीड टू स्ट्रेंथन 1 पर्सन 1 वोट। पॉपुलेशन एमपी डिस्पैरिटीज़ जो हैं वो हमको यहाँ पे एड्रेस करना होगा। वी नीड टू एड्रेस दी पॉपुलेशन एमपी डिस्पैरिटीज़, जो कंटेम्प्रेरी डेमोग्राफिक रियलिटीज़ हैं उन सब चीज़ को यहाँ पे डिलिमिटेशन के थ्रू रिफ्लेक्ट कराना होगा। टू रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी डेमोग्राफिक रियलिटीज़ एक मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। बाकी ये तो हमने आर्ग्यूमेंट के बारे में बात की, तो आगे करना क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार, व्हाट नीड टू बी डन, वे फॉरवर्ड क्या है। सो अपने को बैलेंस करना होगा जो डिलिमिटेशन फार्मूलाज हैं उनको। वी नीड व्हाट, वी नीड अ बैलेंस्ड डिलिमिटेशन फार्मूला, मतलब पॉपुलेशन जो 1 पर्सन 1 वोट वाला वो भी ध्यान में रह जाए और किसी देश किसी स्टेट को नुकसान भी ना हो, इस चीज़ को हमको ध्यान देना होगा, बैलेंस करना होगा। डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसको यहाँ पे हमको इंक्लूड करना होगा। भाई देखो जहाँ पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर अच्छे हैं उनको भी यहाँ पे एक तरह से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना होगा। ऐसा नहीं कि बस पॉपुलेशन करते हुए हम बांट दें, ठीक है। वी नीड टू इनकॉर्पोरेट
डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर डिलिमिटेशन। एक ओवरऑल लोकसभा स्ट्रेंथ को यहाँ पे एक्सपांड करने की ज़रूरत है अपने को। वी नीड टू expand the overall लोकसभा स्ट्रेंथ। एक इंटरस्टेट कंसल्टेशन मैकेनिज्म बनाना होगा कि इसको क्या दिक्कत है बताओ यार, सब एक तरह से कंसल्ट करके ही चीज़ें करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे। सो वी नीड टू स्टेबलाइज एन इंटर स्टेट कंसल्टेशन मैकेनिज्म। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना होगा। स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वुमेन रिजर्वेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है यार। विदाउट डिले टू 33% का वुमेन रिजर्वेशन है, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। हमारा टारगेट है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तो इसको इम्प्लीमेंट कर ही दें। इम्प्लीमेंट वुमेन्स रिजर्वेशन विदाउट डिले। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट डिलिमिटेशन इन इंडिया की। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज तमिलनाडु ने यहाँ पे 543 जो है सीट को फ्रोजन करने के ऊपर प्रस्ताव रखा अपने असेंबली के अंदर, इसलिए। सो हमने बेसिक्स की बात की। तमिलनाडु का डिमांड जो लेजिस्लेटिव पैकेज है वो क्या है, कंसेंसस जो फैक्टर्स हैं, आर्ग्यूमेंट की डिलिमिटेशन क्यों करना चाहिए, वे फॉरवर्ड जरूरी क्या चीज़ है, क्या हमको ध्यान में रखना है आगे के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द कल्चरल डिप्लोमेसी की। रिसेंटली यहाँ पे जो यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर थे उन्होंने इन्फॉर्म किया लोकसभा को कि इंडिया जो है एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम लाने वाला है विद 98 कंट्रीज़ यार, जो कि एक तरह का हिस्सा होगा ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम का, है ना। कल्चर, म्यूजियम, हेरिटेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स ये सब कवर होंगे। तो इसके बारे में हम बात करें। ओके, सो इंडियाज़ कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करते हैं। इंडियाज़ कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करें सो कॉन्सेप्ट एंड पर्पस की बात करते हैं सबसे पहले तो। कॉन्सेप्ट एंड पर्पस क्यों लाया गया इसको यार, जैसे ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ करेगा, लीड टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड वैल्यूज़। ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है ऑफ सॉफ्ट पावर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सॉफ्ट पावर। एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट क्रिएट करेगा बिटवीन 98 कंट्रीज, जिसके साथ ये प्रोग्राम लाने वाला है कल्चरल डिप्लोमेसी के अंदर, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। इट विल लीड टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। एक तरह से स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस क्रिएट करेगा यार। बाकी जो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे यहाँ पे कल्चरल डिप्लोमेसी को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा उसके बारे में बात करें। मेजर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे कल्चरल डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया जाएगा। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम CEP, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया अब्रॉड में सेलिब्रेट किए जाएंगे, उससे यहाँ पे कल्चरल डिप्लोमेसी को बढ़ावा मिलेगा। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया अब्रॉड, योगा एंड वेलनेस
डिप्लोमेसी एक तरह से यहाँ पे इसका हिस्सा है, योगा एंड वेलनेस डिप्लोमेसी इसका हिस्सा है। डायस्पोरा को एंगेज करेंगे, जो हमारे देश के लोग बाहर में रहते हैं उसके साथ डायस्पोरा एंगेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। एकेडमिक एंड यूथ प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जाएंगे। बाकी की इनिशिएटिव्स, ये तो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें कि इनिशिएटिव्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम की। GES हम बात करते हैं अबाउट प्रोजेक्ट मौसम की। है ना, बिरहत्तर भारत, बिरहत्तर भारत, ये क्या है भाई? बिरहत्तर भारत जो है ये क्या है? इट फोकसेस ऑन व्हाट? एक तरह से इंडिया का जो वाइडर हिस्टोरिकल जो सिविलाइजेशनल कनेक्शन है विथ रीजन बियॉन्ड्स, आज के जो प्रेजेंट टेरिटरी है उसके बाहर भी इसको बोलते हैं बिरहत्तर भारत। एंड प्रोजेक्ट मौसम क्या है यार? ये रिकनेक्ट करता है इंडिया को विथ हिस्टोरिकल जो मैरीटाइम ट्रेड एंड कल्चरल लिंकेज है अक्रॉस इंडियन ओशियन, है ना। तो एक तरह से शेयर्ड हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल रूट्स को कनेक्ट करता है प्रोजेक्ट मौसम जो है। हमारे पर हेरिटेज कंजर्वेशन अब्रॉड के ऊपर यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए। हेरिटेज कंजर्वेशन अब्रॉड, प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें, है ना, प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। वो कि इंडिया का जो एंगेजमेंट है विद इंडियाज डायस्पोरा उसको स्ट्रेंथन करता है, एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर रीइंफोर्सिंग कल्चरल एंड डेवलपमेंटल कनेक्शंस यार। ये जो हेरिटेज कंजर्वेशन अब्रॉड है इसके अंदर एक इंडिया का एक कल्चरल डिप्लोमेसी का पार्ट है जो कि सपोर्ट करता है थ्रू कंजर्वेशन, इसको सपोर्ट किया जाता है थ्रू कंजर्वेशन रिस्टोरेशन। जो हेरिटेज साइट्स हैं उनके अब्रॉड में यहाँ पे जो इंडिया के हैं उसको यहाँ पे कंजर्व करते हैं, स्टोर करते मतलब रिस्टोर करते हैं, जिसमें इंडिया का जो लिंक्ड एफर्ट है जिसमें हम बात करते हैं अबाउट जो अंगाकोर वाट एंड तापरोंग जो है कंबोडिया में, जिसको यहाँ पे साइट्स को एसोसिएट किया गया इंडिया के साथ, तो इसको रिस्टोर किया, इसको कंजर्व करने के ऊपर इंडिया ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अंगाकोर वाट एंड ताप प्रोहम, तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात किया अबाउट की इनिशिएटिव्स की। बाकी जो चैलेंजेस हैं इसके अंदर इंडियस कल्चरल डिप्लोमेसी जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस में एक तरह से जो कंपटीशन है फ्रॉम चाइना एंड जापान वो बहुत बड़ा चैलेंज है यार सॉफ्ट पावर के अंदर। ग्लोबल कंपटीशन फ्रॉम चाइना एंड जापान, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स के हमारे पास थोड़े से लिमिटेशंस हैं, सो इट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। लिमिटेड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कोऑर्डिनेशन इशू है, इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन इशू है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यार। इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन कमी है। सो इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन इशूज़। बाकी जो कल्चरल एसेट्स हैं वो उतने ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, अंडर यूटिलाइज कल्चरल एसेट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। अंडर यूटिलाइज्ड कल्चरल एसेट्स। डिजिटल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, डिजिटल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स हैं।
मॉडर्न नैरेटिव गैप्स देखने को मिलते हैं हमको। मॉडर्न नैरेटिव गैप, चैलेंजेस के बाद जो वे फॉरवर्ड्स हैं, अगर इसकी हम बात करें तो करने की ज़रूरत क्या है अपने को, व्हाट नीड टू बी डन। सो वे फॉरवर्ड के अंदर एक नेशनल कल्चरल डिप्लोमेसी फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है यार। नेशनल कल्चरल डिप्लोमेसी फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन करना होगा। टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, एक डिजिटल कल्चरल डिप्लोमेसी जो है इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। डिजिटल कल्चरल डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मल्टीलिंगुअल आउटरीच जो है ये करना होगा। जो कंटेम्प्रेरी कल्चर है इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। वी नीड टू प्रमोट दी कंटेम्प्रेरी कल्चर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, जो इंडिया का जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, जो कॉन्सेप्ट एंड पर्पस की, मेजर इंस्ट्रूमेंट्स की इनिशिएटिव की, चैलेंजेस की, वे फॉरवर्ड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंट्स की। एसेंट्स मतलब क्या, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे एक न्यू एआई फ्रेमवर्क बनाया है यार, एसेंट्स, जो कि एक तरह से आइडेंटिफाई करता है हिडन कैंसर स्टेम सेल्स को, है ना। जो हिडन कैंसर स्टेम सेल लाइक सेल्स जो हैं, है ना, कैंसर स्टेम लाइक सेल्स जो हैं, जो कि एक तरह से ट्यूमर रिकरेंस कर सकते हैं, मेटास्टेसिस कर सकते हैं, एंड ट्रीटमेंट का जो रेसिस्टेंस ला सकते हैं, उनको यहाँ पता करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, ACSCEND, एसेंट। दिस इज व्हाट इट इज़ अ AI फ्रेमवर्क यार। एसेंट AI फ्रेमवर्क की बात करें तो सबसे पहले ओवरव्यू की बात करते हैं। ओवरव्यू के अंदर इसका फुल फॉर्म क्या है, AI बेस्ड कैंसर स्टेम लाइक सेल प्रोफाइलर एंड न्यूप्लाज्म डीकॉन्वुलेटर। बहुत बड़ा नाम है भाई, ठीक है, इसीलिए एसेंट छोटा है ना। फुल नेम इज़ व्हाट इट इज़, नाम से ही समझ आता है काम। इट इज़ एन AI बेस्ड एसेंट्स कैंसर स्टेम लाइक सेल प्रोफाइलर एंड न्यूप्लाज्म डीकॉन्वुलेटर। इसको डेवलप किसने किया है, डेवलप बाय दी SNB NSCB एंड अशोका यूनिवर्सिटी। डेवलप बाय, इसको डेवलप किसने किया है, SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, है ना, इन कोलैबोरेशन विथ, जो कि एक तरह से ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है ये, SN बोस नेशनल इंस्टीट्यूट, SN बोस नेशनल इंस्टीट्यूट और नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस जो है, ये एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। किसके साथ मिलके, अशोका यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इसने इसको बनाया। उसके बाद एक तरह से ये जो 3 डेवलपमेंटल सेल स्टेज है ना, मेन उसको क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, इसका फोकस किस चीज़ पे है यार, इट फोकस ऑन टू डिटेक्ट हिडन कैंसर स्टेम लाइक सेल्स। कैंसर जैसे और कोई सेल छुपा हुआ तो नहीं है जो बाद में कैंसर कर सके, तो उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट हिडन कैंसर स्टेम लाइक
सेल्स। बाकी की फीचर्स की बात करें, एसेंट जो एआई फ्रेमवर्क है, की फीचर्स की अगर हम बात करें, ये कंबाइन करता है सिंगल सेल सीक्वेंसिंग को एंड डीप लर्निंग को, कंबाइंस सिंगल सेल सीक्वेंसिंग एंड डीप लर्निंग। ऑल्सो ये हेल्प करता है इन टू एनालाइज व्हाट, जो कन्वेंशनल बल्क ट्यूमर आरएनए सीक्वेंसिंग है उसको एक तरह से एनालाइज करता है, एनालाइजेस कन्वेंशनल बल्क ट्यूमर आरएनए सीक्वेंसिंग। ऑल्सो जो 3 डेवलपमेंटल सेल स्टेज है उसको ये डिस्टिंग्विश करता है, distinguishes 3 developmental cell states, है ना। जो 3 सेल स्टेट्स हैं, लाइक यहाँ पे प्लूरीपोटेंट लाइक, मल्टीपोटेंट लाइक या फिर यूनिपोटेंट लाइक, इन तीनों को यहाँ पे जो कैंसर स्टेम सेल लाइक सेल्स होते हैं इनको यहाँ पे ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है ना, जिससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है कि ट्यूमर हेट्रोजिनिटी कैसा होगा। सो डिस्टिंग्विश करता है 3 डेवलपमेंटल सेल स्टेजेस को, है ना। बाकी जो सेल स्टेट ये आइडेंटिफाई करता है, उसकी बात करें कौन कौन से सेल स्टेट को आइडेंटिफाई करता है यार, ये समझ गए हम। 3 डेवलपमेंटल स्टेट्स ऑफ कैंसर स्टेम लाइक सेल्स को डिस्टिंग्विश करता है। इसका मेन अप्रोच वही है, कन्वेंशनल अप्रोच कि ऐसा काम नहीं करता है, ये सिंगल स्टेमनेस स्कोर के थ्रू काम नहीं करता, एक तरह से डिफ्रेंशिएट करता है 3 डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ कैंसर स्टेम लाइक सेल्स। जो सेल स्टेट जिसको आइडेंटिफाई करता है उसकी हम बात करें, सेल स्टेट्स आइडेंटिफाइड की बात करें तो हम प्लूरीपोटेंट लाइक सेल्स को आइडेंटिफाई करता है, मल्टीपोटेंट लाइक सेल्स को आइडेंटिफाई करता है, यूनिपोटेंट लाइक सेल्स को आइडेंटिफाई करता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है यार इसका, ट्यूमर जो रिकरेंस है, मेटास्टेसिस है, उसको एक समझने में हेल्प करता है। जो एसेंट है इट विल हेल्प अस टू clinically diagnose what tumor recurrence and metastasis। ट्रीटमेंट को रेजिस्टेंस अगर प्रोवाइड करेगा, ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है तो उसको ये हमें समझने में हेल्प करता है। जो प्लूरीपोटेंट लाइक सेल्स हैं दे आर लिंक टू व्हाट, पुअर सर्वाइवल। जितने ज़्यादा प्लूरीपोटेंट सेल्स होंगे उतना कम ये जिएगा, है ना। इससे एक तरह से प्लूरीपोटेंट से ज़्यादा होंगे तो जो रिस्पॉन्स है इम्यूनोथेरेपी का वो भी कम होगा, तो एक तरह से हमको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस एंड जो आगे का जो सर्वाइवल है उसको समझने में हेल्प करता है। बिना मतलब का पैसा खर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये समझाता है अपने को। सो प्लूरीपोटेंट लाइक सेल्स आर लिंक टू पुअर सर्वाइवल एंड दिस लीड टू व्हाट, प्लूरीपोटेंट लाइक सेल दे लीड टू reduce response to immunotherapy। बाकी इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है भाई, एसेंट फ्रेमवर्क का एप्लीकेशन की बात करें तो लार्ज स्केल एनालिसिस में यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक एक साथ 2500 मतलब 25,000 से ज़्यादा सैंपल के साथ ये एनालाइज कर सकता है। लार्ज स्केल एनालिसिस कैपेबिलिटी है इसके अंदर। प्रिसीजन मेडिसिन एंड पर्सनलाइज स्ट्रेटजीज में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रिसीजन मेडिसिन एंड पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो एक तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट, अगर हम यहाँ पे एडवांस सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है फिर भी, सो इट इज़ यूजेबल विदाउट एडवांस सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज़। ऑल्सो जो ड्रग टारगेट डिस्कवरी है एंड रिलैप्स प्रिडिक्शन है उसको ये कर सकता है यार, कि यार ये कैंसर फिर से आ जाएगा, तो एक तरह से ये प्रिडिक्ट कर सकता है जिससे हम एक तरह से रेडी रहें आने वाले खतरों के लिए। सो ड्रग टारगेट डिस्कवरी कर सकते हैं, टारगेटेड ड्रग क्या की ज़रूरत है अपने को। ऑल्सो जो रिकरेंस रिलैप्स होने वाला है इसको यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिससे हम रेडी रहें और आगे का ट्रीटमेंट समझें। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट एसेंट्स की। एसेंट्स मीन्स व्हाट AI बेस्ड कैंसर स्टेम लाइक सेल प्रोफाइलर एंड न्यूप्लाज्म डिकन्वोलेटर। न्यूज़ में था यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ऐसे सब चीज़ें आती रहती हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए न्यूज़ में रहता है, क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है हमसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स रिलेटेड, उसकी बात करें जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं यार। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट जो हलिनियात आइलैंड है, ये न्यूज़ में था। हलिनियात आइलैंड्स की बात करें तो ये न्यूज़ में था यार, बिकॉज जो ऑयल स्पिल है टैंकर कैरोलिन बेजिंगी टैंकर से यहाँ पे इस रीजन में एक तरह से क्या हुआ, ऑयल स्पिल हुआ, तेल गिर गया यार। कहाँ पे है ये, एक तरह से ओमान कोस्ट के बाहर है, एक तरह से ये एक आर्चीपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में ये हालिनियात आइलैंड न्यूज़ में था, कॉन्टेक्स्ट है कि यहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ है, ऑयल स्पिल फ्रॉम टैंकर एक जिसका नाम क्या है, कैरोलिन बेजिंगी। लोकेटेड कहाँ पे है ये हेलिनियात आइलैंड, इसके ज्योग्राफी की बात करें सो एक आर्ची पेलेगो के पास है ये, आर्ची पेलेगो ऑफ ओमान कोस्ट, एंड ये लार्जेस्ट आइलैंड है यार, है ना। जो A1 हलिनिया, एक तरह से ये परमानेंटली इनहेबिटेड आइलैंड है इस रीजन में, हलिनियात ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंदर एक सबसे लार्जेस्ट जो आइलैंड है, क्योंकि आर्चीपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है, इसमें जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन है, A1 हलिनिया, विच इज़ परमानेंटली इनहेबिटेड। इसका स्टेटस की बात करें तो देखो भाई, ये प्रोटेक्टेड नेचर रिजर्व के अंदर इसको घोषित किया गया 2025 से। स्टेटस के अंदर इट इज़ प्रोटेक्टेड नेचर रिजर्व। हलिनियात आइलैंड जो है ये प्रोटेक्टेड नेचर रिजर्व के अंदर आते हैं 2025 से। एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हमको सी बर्ड्स, टर्टल एंड कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट हलिनियात आइलैंड की। नेक्स्ट यहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड न्यूज़ में थे यार। 2024-25 का जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है इसके बारे में हम बात करें संगीत नाटक
एकेडमी अवार्ड्स 2024-25। इसके अंदर सबसे पहले फोकस किस चीज़ पे किया गया? 10 आर्टिस्ट जो थे वो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे थे, मेन फोकस उस पे था यार। यहाँ पे 10 जो आर्टिस्ट थे यहाँ पे 2024-25 में, जिनको यहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला, दे आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड जो रिकोगनाइज्ड फॉर्म है यहाँ पे दैट इज़ फोक, ट्राइबल डांस एंड पपेट्री, ये सब के ऊपर कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं तो उनको अवार्ड मिलता है। रिकोगनाइज्ड फॉर्म्स आर फोक, ट्राइबल डांस, पपेट्री। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंडियन नेशनल म्यूज़िक एंड डांस एकेडमी जो है वो इसको यहाँ पे देता है हर है ना। और ये एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1952 में। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडियाज़ नेशनल म्यूज़िक और डांस एकेडमी के अंदर ये इसको देता है। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1952। एंड फेलोशिप की बात करें तो ये हाईएस्ट ऑनर है यार फेलोशिप अगर ये संगीत नाटक एकेडमी का। एंड जो ये अवार्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन देता है प्लस 1 लाख रुपीज़। एंड फेलोशिप जो होता है इट इज़ दी हाईएस्ट ऑनर। यहाँ पे फेलोशिप इज़ दी हाईएस्ट ऑनर। यहाँ पे 3 लाख दिया जाता है। एंड जो अवार्ड्स होते हैं दे आर रिकॉग्नाइजेशन प्लस ₹1 लाख का यहाँ पे अवार्ड मिलता है। इसके बाद हम इबोला वायरस डिसीज़ की बात करें तो इबोला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यहाँ पे। अगर हम इबोला के बारे में बात करें सो इबोला वायरस डिसीज़ न्यूज़ में क्यों था? देखो पहले तो संगीत नाटक एकेडमी न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज संगीत नाटक एकेडमी जो है ऑनर करेगा 10 आर्टिस्ट को फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया विथ फेलोशिप एंड अवार्ड्स। ठीक है, फेलोशिप भी दिया जाएगा एंड अवार्ड्स दोनों दिए जाएंगे, इसीलिए ये न्यूज़ में था। इबोला वायरस न्यूज़ में था बिकॉज WHO ने वार्न किया कि जो ऑन गोइंग इबोला आउटब्रेक है ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वहाँ पे ये सरपास कर सकता है जो वेस्ट अफ्रीका आउटब्रेक हुआ था ना 2014-16 में। तो एक तरह से डेडलीस्ट एपिडेमिक के तौर पे इबोला एपिडेमिक के तौर पे ये आ सकता है, ऐसे WHO ने वार्न किया। सो अगर हम बात करें इबोला वायरस डिसीज़ के बारे में, EVD इबोला वायरस डिसीज़ जो है न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में यहाँ पे आउटब्रेक देखने को मिला, इस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आउटब्रेक। इबोला को एक तरह से और क्या नाम से जाना जाता है? बूंदी बुग्वो वायरस। एंड जो इबोला वायरस डिसीज़ का नेचर की बात करें तो यहाँ पे वायरल हेमोरेजिक फीवर कस करता है यार। इबोला वायरस डिसीज़ का जो नेचर है यहाँ पे वायरल हेमोरेजिक फीवर कस करता है। रिजर्वायर के अंदर कहाँ से फैलता है यार? फ्रूट बैट से। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? पेट्रोपोडिडे। ट्रांसमिशन कैसे होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट विथ फ्लूइड एंड ऑब्जेक्ट्स जो है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट से ये फैलता है यार।
ट्रांसमिशन की बात करें तो डायरेक्ट कांटेक्ट विथ फ्लूइड एंड ऑब्जेक्ट से ये फैलता है। एंड इसके अंदर जो फर्टिलिटी रेट है यार बहुत ज़्यादा है, 50% है, जो कि कोविड में अराउंड 10 to 12% के बीच में था। इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है, इट इज़ अराउंड 50%। ट्रीटमेंट की बात करें तो इबोला वायरस से सपोर्टिव केयर एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यहाँ पे दिए जाते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर सपोर्टिव केयर एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें यार नेक्स्ट चीज़ की, तो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम यहाँ पे न्यूज़ में था। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 10,000 करोड़ का कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम लाया, जो की तरह से डोमेस्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंडिया के अंदर बढ़ाएगा और जो इंडिया का जो मेरिटाइम सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन करेगा। सो इसके बारे में अगर हम बात करें, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम की CMAS कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम की बात करें तो इसका 10,000 करोड़ का आउटले बजट यहाँ पे दिया गया। बजट ऑफ रुपीज़ 10,000 करोड़ ये आउटले किया गया। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। टारगेट की बात करें तो 7.5 लाख TU एस एनुअल कैपेसिटी जो है ना, 20 फुट इक्विवेलेंट जो है एनुअल कैपेसिटी का, इतना बनाने के ऊपर बात की गई। की पिलर के अंदर ये ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड माने नया बनाना, ब्राउन फील्ड माने पुराना, दोनों को सपोर्ट करता है। बने बनाए को रिनोवेट करना और नया बनाना। इसका गोल तो क्या है भाई? जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट हैं उसको कम करना है। इसका गोल क्या है? टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो चीज़ न्यूज़ में थी दैट इज शिप रिसाइकलिंग यार, बिकॉज इंडिया जो है वर्ल्ड लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन के तौर पे बन के आया 2025 के अंदर। 35.4% जो ग्लोबल रिसाइकलिंग है वो इंडिया में किया गया। सो इसीलिए न्यूज़ में था ये। शिप रिसाइकलिंग की बात करें शिप रिसाइकलिंग की बात करें तो यहाँ पे इंडिया का जो स्टेटस है एक तरह से ग्लोबल लीडर के तौर पे इंडिया जो है उभर के आया है यार 2025 में शिप रिसाइकलिंग में। ग्लोबल लीडर 35.4% शेयर दुनिया में जो रिसाइकल करने उसमें इंडिया का है। ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात करें तो
हांगकांग कन्वेंशन के अंदर HKC के अंदर यहाँ पे शिप रिसाइकल किया जा रहा है। बाकी जो लीगल फ्रेमवर्क है शिप रिसाइकलिंग के अंदर, शिप रिसाइकलिंग एक्ट 2019 के थ्रू इंडिया में अंदर शिप रिसाइकल होते हैं। शिप रिसाइकलिंग एक्ट 2019 के थ्रू इंडिया में शिप रिसाइकल होते हैं। जो रिसाइकलिंग साइट है जहाँ पे शिप रिसाइकल होते हैं वो कहाँ पे होता है यार? अलांग गुजरात के अंदर, जहाँ से INS विराट भी बना है। रिसाइकलिंग साइट इज अलांग, जो मतलब फॉर्मर एयरक्राफ्ट कैरियर जो INS विराट है वो भी रिसाइकलिंग यहाँ पे किया गया। ठीक है, जो INS विराट है अलांग गुजरात के अंदर, एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया का जो कैपेबिलिटी है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स वेसल्स को भी डिसमेंटल करके यहाँ पे ये रिसाइकलिंग कर सकता है। अलांग गुजरात में INS विराट को यहाँ पे क्या किया गया? रिसाइकल किया गया। एक फॉर्मर एयरक्राफ्ट कैरियर है। बाकी जो हजार्डस मटेरियल हैं उसको यहाँ पे डिस्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? IHM अप्रोच के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हजार्डस मटेरियल जो है उनको IHM अप्रोच जो है उसके थ्रू रिसाइकल किया था। IHM अप्रोच इज़ व्हाट? इट इज़ इन्वेंट्री ऑफ हजार्डस मटेरियल, है ना। इंडिया इसका फॉलो और आइडेंटिफाई करता है इसके अंदर एंड मैनेज करता है हजार्डस सब्सटेंस को जो कि शिप के अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं बिफोर रिसाइकलिंग। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें यार अबाउट जो एडिशनल हेडलाइंस रहे थे इसमें, जो एसेंड है वो हमने देखा। एक तरह से AI फॉर कैंसर स्टेम सेल है। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, जो शिप रिसाइकलिंग, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, इबोला वायरस की बात की, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स की बात की, है ना। हालनियात आइलैंड जो न्यूज़ में था यार, हमने बात की अबाउट एसेंड AI फ्रेमवर्क की, इंडिया का जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसके बारे में बात किया। हमने बात की अबाउट द लिमिटेशन इन इंडिया, है ना, जो बैंकर बुक एविडेंस बिल 2026 में यहाँ पे लोकसभा में पास हुआ उसके बारे में बात की यार। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर माइंड मैप्स ऑफ 13 अगस्त 2026।